नमस्कार, मैं हूँ अजय प्रकाश और ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। कर्नाटका में असेंबली के चुनाव की घोषणा किसी भी समय हो सकती है। तो आज बात करेंगे कर्नाटका की। पिछली बार जब कर्नाटक में असेंबली के चुनाव हुए थे, तब उसकी घोषणा 27 मार्च 2018 को की गई थी। चुनाव हुए थे 12 मई 2018 को और वोटों की गिनती हुई थी 15 मई 2018। ये सारा प्रोसेस 31 मई से पहले खत्म हो जाना चाहिए। तो इसीलिए चुनावों की घोषणा अब बहुत जल्द ही हो जाएगी। अब इन्हीं चुनावों की वजह से हमारे प्रधानमंत्री ने पिछले नवंबर में ये कहा था कि मैं हर महीने अब कर्नाटक आया करूंगा। और अभी तक वो अपनी इस प्रॉमिस को बखूबी निभाते रहे हैं। इधर हाल के महीनों में मोदी जी बड़ी जल्दी जल्दी कर्नाटक आ रहे हैं। पिछले महीने फरवरी 27 तारीख को वो बेंगलोर आए थे। उस समय वो उन्होंने शिमोगा के हवाई अड्डे का उद्घाटन भी किया था। लेकिन अगर आप ये फोटो देखें तो ये थोड़ी सी अजीब सी है। बहुत ही रेयरली आपको मोदी जी ऐसे पोज में दिखेंगे जहां वो नतमस्तक होकर बिल्कुल झुककर किसी को नमस्ते कर रहे हो। उनके उसी दौरे का एक छोटा सा मैं क्लिप दिखा रहा हूं, जरा देख लीजिए। येदियुरप्पा जी ने कर्नाटका असेंबली में जो भाषण दिया है वो सार्वजनिक जीवन जीने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रेरणा है। अगर आपने इस क्लिप में ध्यान दिया होगा तो मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल ही अलग है। ऐसा वो ज्यादातर करते नहीं हैं। वो बड़े हंसकर येदियुरप्पा जी से मिल रहे हैं, उनको गले लग रहे हैं। और उधर येदियुरप्पा जी थोड़े उखड़े से हैं, थोड़ा सा पीछे हैं, जैसा कि उनके साथ कोई जबरदस्ती की जा रही हो। मोदी जी के इस अभिनंदन के तुरंत बाद ही बीजेपी ने ये डिक्लेयर कर दिया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में येदियुरप्पा जी ही इस अभियान का चेहरा रहेंगे। येदियुरप्पा जी केवल आने वाले चुनाव में ही बीजेपी का चेहरा नहीं रहेंगे, वो अगले साल के जनरल इलेक्शन 2024 में भी मोदी जी को जिताने के लिए पूरा काम करेंगे। बीजेपी की इस टिप्पणी पर येदियुरप्पा जी ने कहा कि पीएम मोदी को मुझ पर पूरा विश्वास है और मेरे को आगे करने के लिए कई वजह हैं। अब येदियुरप्पा जी के इस उखड़ेपन या नाराजगी का क्या वजह है, थोड़ा सा इसके बारे में आपको मैं याद दिला देता हूं। आप लोगों को याद होगा 2018 के इलेक्शन के नतीजे, जिसमें बीजेपी को 104 सीट मिली थी, कांग्रेस को 80, जेडीएस को 37 और अन्य 3 लोग थे। कुल सीट कर्नाटक असेंबली में 224 की हैं और मिडवे मार्क है 113 सीट का। इलेक्शन के बाद येदियुरप्पा जी ने अपना स्टेक क्लेम किया। गवर्नर ने इनको चीफ मिनिस्टरशिप की शपथ दिला दी और ये बोला एक हफ्ते में अपनी मेजॉरिटी प्रूव करें। उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन कोई भी एमएलए ऑपोजिशन से उनकी तरफ नहीं आए और इस वजह से 5 दिन बाद उनको रिजाइन करना पड़ा। और उसके बाद जेडीएस और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई, जिसमें एचडी कुमारस्वामी वहां के मुख्यमंत्री बने। कुमारस्वामी की सरकार ज्यादा दिन नहीं चल पाई। बीजेपी की नज़र हमेशा कांग्रेस और जेडीएस के एमएलए पर बनी रही और 14 महीने बाद लगभग 16 या 20 एमएलए यहाँ से डिफेक्ट कर गए। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और इस तरह से फिर से दोबारा बीजेपी की सरकार बनी और बीएस येदियुरप्पा दोबारा वहां के मुख्यमंत्री बनाए गए। 26 जुलाई 2019 को बीएस येदियुरप्पा ने चीफ मिनिस्टर का कार्यभार संभाला। उस समय उनकी उम्र 76 वर्ष की थी। अब बीजेपी के हिसाब से कोई भी व्यक्ति 75 साल से ऊपर की उम्र का
चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता है। तो इसलिए एक पैक्ट हुआ येदियुरप्पा जी के साथ कि 2 साल तक वो वहाँ के मुख्यमंत्री रहेंगे और 2 साल बाद वो रिजाइन कर देंगे। मीडिया के अनुसार येदियुरप्पा जी ने अपना त्याग पत्र मोदी जी को 10 जुलाई 2021 में दे दिया था, लेकिन ये कहा था कि मैं आपसे आकर दिल्ली आकर मिलूंगा। 6 दिन बाद वो दिल्ली गए, उन्होंने मोदी जी से भी मुलाकात की, अमित शाह से भी मुलाकात की। इन मुलाकातों में उन्होंने दोनों से एक रिक्वेस्ट की कि उन्हें अपनी तरह से रिजाइन करने देना चाहिए। वो चाहते थे कि आखिरी बार एज अ मुख्यमंत्री वो एक बार भारत का झंडा फिर से फहराना चाहते थे, उसके बाद वे स्वयं ही चले जाएंगे। उनको अपनी इस रिक्वेस्ट का दिल्ली में कोई जवाब नहीं मिला। वो वापस बेंगलोर आ गए और वहाँ भी उन्होंने लोगों से यही कहा कि उन्होंने रिक्वेस्ट की है, कोई जवाब नहीं आया है। और जब जवाब नहीं आया तो 28 जुलाई 2021 को उनके त्यागपत्र को मंजूरी दे दी गई। अब जिस तरह से इतने बड़े नेता को बीजेपी लीडरशिप ने हटाया, ये किसी को भी पसंद नहीं आएगा। और इसी वजह से येदियुरप्पा जी अंदर से एक नाराज व्यक्ति ही बने रहते हैं। वो खुलकर बोलते रही हैं, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज से हमेशा ये पता चलता है कि वो बीजेपी से ज़्यादा खुश नहीं हैं। उधर बीजेपी के नेतृत्व को अपनी गलती का एहसास 2022 तक हो गया था और तब से वो लगे हैं येदियुरप्पा जी को पैसिफाई करने में। सबसे पहले तो अगस्त 2022 में येदियुरप्पा जी को पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड में उनको सदस्य बनाया गया और उसके बाद से ही लगातार मोदी जी कर्नाटक के चक्कर लगा रहे हैं। और इसी वजह से येदियुरप्पा जी की 80th बर्थडे पर मोदी जी ने इतने शोर शराबे के साथ आके उनसे हाथ मिलाया और उनको एक तरह से सम्मानित किया। मैं 2 चीज़ें और उनका ज़िक्र करूँगा और उसके बाद फिर आपको डेटा दिखाऊँगा कर्नाटक के बारे में। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बीएल संतोष जो आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो भी कर्नाटक से आते हैं और ऐसा कहा जाता है कि उनका और येदियुरप्पा जी का जो रिलेशन है, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। हालांकि बीएल संतोष येदियुरप्पा जी से 25 साल छोटे हैं। तो ये भी सोचने की बात है कि येदियुरप्पा जी को जिस तरह से ट्रीट किया गया, उसमें आरएसएस का कितना हाथ था। दूसरी चीज जिसका मैं जिक्र करूंगा वो आज ही अखबार में छपी है, यानी कि 16 मार्च को। इसमें यह कहा गया है कि बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी सीटी रवि उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शन रेज किए हैं येदियुरप्पा जी पर, क्योंकि कल येदियुरप्पा जी ने अपने लड़के BY विजेंद्र को ये कहा है कि वो शिकारीपुरा से इलेक्शन लड़ेंगे। बीजेपी में इलेक्शन कौन लड़ेगा ये पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करता है, ना कि कोई अन्य व्यक्ति। तो येदियुरप्पा जी भी अब जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्टार्टेड फ्लेक्सिंग हिज मसल्स, वो भी अब देख रहे हैं कि पानी कितना गहरा है और बीजेपी कब तक उन्हें टॉलरेट करेगी। और एक तरह से करना ही पड़ेगा क्योंकि बीजेपी के पास कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं। और बीजेपी चाहे जितना कहती रहे कि वंशवाद बीजेपी में नहीं है, बट कोई भी पॉलिटिशियन अगर उनका लड़का है तो उसको टिकट मिल ही जाता है। राजनाथ सिंह के लड़के पंकज सिंह को भी गाजियाबाद से टिकट मिल गया था और यहाँ पे भी BY विजेंद्र को ये टिकट मिल ही जाएगा। तो ये थी कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन कर्नाटक के बारे में, जहां पर बीजेपी के लिए कम से कम फिलहाल ऑल इज नॉट वेल। और इसी वजह से मोदी जी ये सोच रहे हैं कि अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा कर्नाटक आएंगे तो शायद इस स्टेट को वो बचा पाएं। पिछले संडे मार्च 10 को मोदी जी फिर से कर्नाटक आए थे। इस बार वो मांड्या के इलाके में गए, जहां पे उन्होंने बेंगलोर मैसूर हाईवे का इनॉग्रेशन किया, धारवाड़ में IIT का इनॉग्रेशन किया और उसके बाद एक रेलवे प्लेटफॉर्म का इनॉग्रेशन किया। मैं आपको ये दिखाऊंगा। इस ट्रिप के दौरान ना तो उन्होंने बोम्मई जी को साथ में बुलाया,
और ना ही नितिन गडकरी का नाम तक नहीं लिया जब उन्होंने हाईवे का इनॉग्रेशन किया था। तो ये माना जाता है कि जब मोदी जी किसी से नाराज होते हैं तो उनका नाम लेना भी बंद कर देते हैं, पास बुलाने की तो बात ही अलग है। और जब मोदी जी हाईवे का इनॉग्रेशन कर रहे थे तो कुछ लोगों ने बैंगलोर में उनके खिलाफ प्रदर्शन किया। ये बात प्रेस में बिल्कुल नहीं आई है। लोगों का ये कहना था कि आपने एक्सप्रेसवे बना दिया है लेकिन सर्विस रोड्स तो बना ही नहीं है। तो उसमें उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर वो बगल की रोड से जाना चाहें जहां टोल नहीं लगता है, वो नहीं बनाया है। आपको एक्सप्रेसवे से ही जाना होगा और टोल के पैसे देने होंगे। जिस रेलवे प्लेटफॉर्म का मोदी जी ने पिछले इतवार को उद्घाटन किया, उसका नाम है श्री सिद्धरूधा स्वामी जी हुबली स्टेशन। ये हुबली स्टेशन का एक पार्ट है। यहाँ पर मैंने इसकी फोटो दिखाई है। ये वो प्लेटफॉर्म है जो मेन स्टेशन से यार्ड तक एक्सटेंड करता है। इसकी कुल लागत 20 करोड़ के करीब बताई जाती है। और ये दूसरी साइड हुबली स्टेशन के पीछे के साइड से ये एंट्रेंस है, जिसका नाम श्री सिद्धरूधा स्वामी रेलवे स्टेशन दिया गया है। आप इसको गूगल मैप्स पर देख सकते हैं। ये एरिया हुबली स्टेशन है जहाँ पे प्लेटफॉर्म 1 से लेकर 7 तक है। फिर 8वां प्लेटफॉर्म ये लास्ट में बना है जो यहाँ से एक्सटेंड करता है। ये पूरा यार्ड तक चला जाता है, करीब 1.8 किलोमीटर लंबा है। और इसी वजह से ये दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन गया और शायद गिनीज वर्ल्ड बुक में भी आ चुका है। तो सबसे बड़ा अगर प्लेटफॉर्म है तो मोदी जी तो उसका इनॉग्रेशन करेंगे ही। लेकिन आप खुद सोच लीजिए, क्या यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी होंगी? कोई पैसेंजर 1.5 किलोमीटर या 1 किलोमीटर पैदल चल के अपने सामान के साथ 2 किलोमीटर दूर जाएगा? तो इसकी यूटिलिटी क्या है, वो अभी समझ में नहीं आ रही है। अब मैं आपको एंड में अभी तक के जो ओपिनियन पोल्स छपे हैं उनका एक समरी बता देता हूँ। मैं खुद ज़्यादा ओपिनियन पोल्स में विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन एक बात बहुत नोटिसेबल है इस बार। जितने भी बड़े ओपिनियन पोलस्टर्स हैं अब की, उन्होंने अभी तक कर्नाटक का ओपिनियन पोल जारी नहीं किया है। और अब कुछ ही दिनों बाद जब इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। उसके बाद तो ओपिनियन पोल्स आप दे ही नहीं सकते हैं। तो केवल लगभग एक हफ्ता बचा है। देखते हैं, शायद इन लोगों के पोल्स आ भी जाएं, जिसमें टाइम्स नाउ, इंडिया टुडे, सी वोटर, ये सारे लोग हैं। इनका हमें इंतज़ार है। तो सबसे पहले साउथ फर्स्ट पॉलिटिकल पल्स 4,500 का सैंपल साइज था। कांग्रेस को कह रहे हैं 101 सीटें, बीजेपी को 91, जेडीएस को 29, और इनके हिसाब से हंग असेंबली आएगी। लोक पोल, उन्होंने 45,000 लोगों का सर्वे किया है। उनके हिसाब से कांग्रेस को 116 से 122 सीट, बीजेपी को 77 से 83 के बीच में, जेडीएस 21 से 27, और अन्य लोगों को 18 से 23। इनके हिसाब से कांग्रेस जीत रही है। और इसी तरह से स्मॉल बॉक्स इंडिया, उनके हिसाब से भी लगभग ऐसा ही होने जा रहा है। मैं आपको एक और क्वेश्चन कर दूं कि लोक पोल के जो पुराने ओपिनियन पोल्स थे गुजरात के बारे में और नॉर्थ ईस्ट के बारे में, वो सही नहीं बैठे थे। लेकिन स्मॉल बॉक्स इंडिया के पुराने ओपिनियन पोल सारे ठीक निकले थे। बीजेपी का इलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन सबसे अच्छा माना जाता है और वो बहुत पहले से काम करने लगते हैं। लेकिन कर्नाटक में इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी तक बीजेपी का मैनिफेस्टो भी नहीं बना है। और जब ये पूछा गया है तो वो कह रहे हैं कि हम हर शहर का अलग मैनिफेस्टो इस बार बना रहे हैं। और उधर कांग्रेस ने अपनी पोल प्रोमिसेस बहुत पहले ही बता दी थी। उन्होंने गृह ज्योति स्कीम के अंतर्गत 200 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया है, जिसका कुल कॉस्ट आएगा 9,000 करोड़। 10 किलोग्राम प्रति मंथ राइस दिया जाएगा गरीबों को। और पानी की जो समस्या है कर्नाटक की, उन्होंने कहा है कि 5 साल में वो ये खत्म कर देंगे। और सांप्रदायिक सद्भाव की तो वो लोग बात करते ही आ रहे हैं। इसके अलावा
इस हफ्ते से वो डोर टू डोर कैंपेन चला रहे हैं और उसका एक प्रॉमिस कार्ड डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया दोनों इकट्ठे उसको साइन करके घर घर जाके वो बांट चुके हैं। तो जमीन पर इस बार बीजेपी वहां पर मिसिंग है, लेकिन मोदी जी सोच रहे हैं कि वो इसको बदल देंगे बार बार कर्नाटक जाकर। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ नया डेटा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।